आज हम लोग बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, यानी रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में। तो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या होता है कि किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप के बिना भी सभी आर्थिक गतिविधियां, सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी संतुलन के कंडीशन में होती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नेचुरल स्टेट इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है और इस सिद्धांत में माना जाता है कि सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप से उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। ये रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का मूल अवधारणा है। अब हम लोग इसका मान्यता देखते हैं। पहला मान्यता यह है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। दूसरा, क्लोज इकोनॉमी, कोई भी व्यापार अंदर बाहर नहीं हो रहा। तीसरा है कुल उत्पादन उपभोग और निवेश का योग होगा। जो टोटल उत्पादन होगा वो उपभोग और निवेश होगा। और इसका जो मुख्य आधार है वो से का बाजार नियम है। चौथा, मुद्रा की जो मात्रा है दी हुई एवं स्थिर होती है। ठीक है, मुद्रा की मात्रा स्थिर होती है, फिक्स ऑफ गिवन मनी सप्लाई। मुद्रा विनिमय का साधन है, केवल पैसा एक्सचेंज का मीडियम है। ठीक है, ना सेविंग का मीडियम है। छठा है, मजदूरी एवं कीमतें लोचशील होती हैं। जो मजदूरी है और कीमतें हैं वे लोचशील होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बढ़ाए घटाए जा सकते हैं। सातवां है, मुद्रा मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी में सीधा एवं अनुपातिक संबंध है। जो मुद्रा मजदूरी है और वास्तविक मजदूरी है इसमें हमेशा सीधा संबंध होता है। वस्तु एवं साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन की बात करता है। तो इन सभी मान्यताओं पे रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत टिका हुआ है। अब हम लोग इसकी कुछ विशेषता देखते हैं। पहला तो रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका मेन आधार से का बाजार नियम है। और से का बाजार का नियम क्या कहता है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करता है। कहने का क्या मतलब था इनका कि अगर मान के चलिए ये एक शूज इंडस्ट्री है, ठीक है, और यहां बहुत सारे वर्कर काम पे लगे हुए हैं, बहुत सारे लेबर काम पे लगे हुए हैं। अब इन सारे लेबर को इनके काम के बदले शूज कंपनी क्या देती है? वेज देती है, मजदूरी देती है। अब जब इनको मजदूरी प्राप्त हुआ और मजदूरी से जो पैसा प्राप्त हुआ उसका वो आगे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए का पैसा लगाएंगे। या तो कोई शूज ही खरीद लेगा या फिर अपनी नीड की चीजों को अपनी मजदूरी से पूरा करेगा। इसके कारण इन सब सेक्टरों में मांग पैदा होगी। ठीक है, इन सब सारे सेक्टरों पे मांग पैदा होगी, मतलब कि जो सप्लाई है क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर रही है। तो इसी आधार पे रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत बना हुआ है। और इसकी जो पहले विशेषता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए क्या चाहिए? तो उत्पादन के लिए रोजगार स्तर चाहिए, पूंजी की मात्रा यानी कैपिटल चाहिए, तकनीकी ज्ञान टेक्नोलॉजी चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता उत्पादन पर निर्भर करती है। कहने का क्या मतलब है कि उत्पादन के चार साधन हैं। पहला तो रोजगार, दूसरा पूंजी, तीसरा टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी, और एल हो गया प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। इन सब पे उत्पादन निर्भर करता है, लेकिन पूंजी, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और एल को स्थिर यानी कांस्टेंट मान लिया गया। और जो भी उत्पादन होगा वो रोजगार स्तर पर निर्भर करेगा। कहने का क्या मतलब है कि जितनों लोगों को आप रोजगार दीजिएगा, काम पे रखिएगा, उत्पादन उतना बढ़ेगा। जितना लोगों को काम पे रखिएगा उतना ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा।
तो ये पहली उनकी विशेषता थी। दूसरा है उत्पादन और रोजगार का निर्धारण। श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के संतुलन से होती है। ठीक है, तो श्रम की मांग क्या होता है? श्रम की मांग हमेशा वास्तविक मजदूरी यानी रियल वेज पे निर्भर करती है। यदि वास्तविक मजदूरी बढ़ती है तो श्रम की मांग घटेगी। कहने का क्या मतलब है कि वास्तविक मजदूरी W/P ये वास्तविक मजदूरी है, रियल वेज है। अगर वास्तविक मजदूरी बढ़ती है, ठीक है, मजदूरी अगर बढ़ती है तो मजदूरी महंगी हो गई, लेबर महंगा हो गया तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। कहने का यही मतलब है। और जस्ट इसके उल्टा, अगर वास्तविक मजदूरी घट गई, लेबर सस्ता हो गया तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो श्रम की जो मांग है, लेबर फॉर डिमांड, डिपेंड करता है रियल वेज पे। ठीक है, अब श्रम की पूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर क्या है कि कार्य करने के घंटे और आराम के बीच संतुलन पर निर्भर है। कहने का क्या मतलब है इसका? सीधी सी बात आप समझिए कि अगर मजदूरी दर में वृद्धि होती है तो श्रमिक अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अगर मजदूरी दर में वृद्धि हो गई, ये हमारा वास्तविक मजदूरी है, और मजदूरी दर में वृद्धि हो गई यानी कि जो वेज है वो बढ़ा हुआ लोगों को मिल रहा, ज्यादा पैसा मिल रहा, तो लोग ज्यादा काम करने के लिए जाएंगे, तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा। और इसके जस्ट उल्टा, अगर वास्तविक मजदूरी घटेगी यानी कि लेबर सस्ता होगा तो क्या होगा? सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाएगा। यही कहने का तात्पर्य है। अब डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर एक दूसरे पे इसी तरह काम करके इसको संतुलन की स्थिति में ले आएंगे, जिसके कारण रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत की ये एक विशेषता को पूरा करेगा। अब यहां आप देखिएगा, जो वास्तविक मजदूरी है, ये वास्तविक मजदूरी है WP y एक्सेस पे, और ये रोजगार का स्तर है, ठीक है, NF। अब अगर वास्तविक मजदूरी बढ़ जाता है, यहां से ऊपर चला गया, बढ़ गया, तो महंगा हो गया, जिससे श्रम की मांग कम हो गई, और श्रम की मांग कम हो गई तो रोजगार कम लोगों को मिलेगा, जिसके कारण ये इधर चला गया। और इसके जस्ट उल्टा, अगर वास्तविक मजदूरी बढ़ गई तो वास्तविक मजदूरी बढ़ गई, लेबर महंगा पैसे में काम कर रहे हैं, वेज उनको ज्यादा मिल रहा है, तो ऐसा क्या होगा कि इसमें सप्लाई बढ़ जाएगा लेबर का, तो इसमें रोजगार बढ़ जाएगा। तो इस तरह एक दूसरे पे क्रिया प्रतिक्रिया करके ये हम एक संतुलन की अवस्था को निर्धारित करते हैं, जहां पे Q उत्पादन करने पे हमें पूर्ण रोजगार यानी रोजगार का स्तर प्राप्त होता है। ठीक है, अब रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है, ये मौद्रिक क्षेत्र में फीसर की अवधारणा को मानते हैं, फीसर के समीकरण को मानते हैं, जिसमें क्या माना जाता है कि जो मुद्रा है, विनिमय का माध्यम, एक्सचेंज का मीडियम, और इसमें MV/PT को मानते हैं। मतलब कि M क्या होता है? मनी ऑफ सप्लाई, V वेलोसिटी मतलब एक पैसा कितने बार यूज हुआ, प्री प्राइस लेवल, और T ट्रांजेक्शन को। अब इसमें यानी कि मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग को बराबर माना गया है, और कीमत स्तर का निर्धारण इस फॉर्मूला के आधार पर होगा। तो रोजगार के जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो मौद्रिक धारणा इस आधार पर मानते हैं कि मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होगी, और जो कीमत स्तर होगा वो निर्धारण होगा इसके जरिए। अगली क्या विशेषता है? बचत एवं निवेश। जो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसमें यह माना जाता है कि बचत और निवेश हमेशा बराबर होता है, यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर होगा।
अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निर्भर करता है, ब्याज दर पे निर्भर करता है। अगर सेविंग के प्रपेक्ष में देखें हम लोग, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर अगर बढ़ गया, ब्याज दर बढ़ गया, तो बढ़ा हुआ ब्याज दर मिल रहा है तो लोग क्या करेंगे, सेविंग में ज्यादा पैसा लगाएंगे। और जस्ट इसके उल्टा अगर ब्याज दर कम हो गया तो लोग सेविंग भी कम करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन है। यही होगा ना कि अगर ब्याज दर बढ़ा हुआ मिल रहा है तो सभी लोग सेविंग ज्यादा करेंगे। और इसी की तरह अगर इंटरेस्ट और ब्याज दर का देखें तो ब्याज दर अगर बढ़ा हुआ है तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, सेविंग ज्यादा करेंगे, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट कम होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है, सेविंग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, प्रॉफिट कम होगा, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। तो इस तरह सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे पे क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे दिखाया गया है, इस डायग्राम में सो रहा है। अब जो अगली विशेषता है कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन, एक्सेस प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है उसी तरह उत्पादन के साधनों यानी आय भी बढ़ती है, उत्पादन के साधनों की प्रश्रमिक या आय भी बढ़ती है, और इसके कारण उपभोग और पूंजीगत वस्तुओं पे खर्च किया जाता है, जिससे समग्र मांग और पूर्ति संतुलन की अवस्था में आ जाती है। कहने का क्या मतलब है, अगर अति उत्पादन हुआ, अब ज्यादा उत्पादन होगा तो उससे क्या होगा, उत्पादन करने के लिए जो लेबर लगे हुए हैं उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसी आधार पे लेके चल रहे हैं कि जो उत्पादन है रोजगार पे निर्भर करता है, तो उन लोगों को, हम लोगों को आय ज्यादा देना पड़ा होगा। अब जब उनकी आय बढ़ गई होगी तो उनका उपभोग भी बढ़ गया होगा, ज्यादा चीजों को कंज्यूम कर रहे होंगे। अब ज्यादा चीजों को कंज्यूम कर रहे होंगे तो जिस जिस चीजों को कंज्यूम कर रहे होंगे, जिस जिस चीजों को खरीद रहे होंगे, उनका मांग बढ़ गया होगा। अब उनको पूरा करने के लिए, उन मांग को पूरा करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ गई होगी। उसके बाद काम पे ज्यादा लोगों को लगाना पड़ रहा होगा तो रोजगार बढ़ गया होगा, फिर इससे पूर्ण रोजगार प्राप्त हो गया होगा। तो कहने का यही मतलब है कि अगर उत्पादन ज्यादा होता है तो उपभोग और पूंजीगत वस्तुओं पे खर्च ज्यादा होने के कारण समग्र मांग और पूर्ति एक दूसरे को संतुलन की अवस्था में ले आती है। अब जो अगला विशेषता है कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की समस्या नहीं होती, जिससे बेरोजगारी की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती। यह अनैच्छिक बेरोजगारी को देखा जाता है। अनैच्छिक मतलब कि इच्छा नहीं है तो काम मत कीजिए। तो इसका प्रमुख कारण सरकारी हस्तक्षेप या मजदूरी दरों में कठोरता होती है। अब हम लोग जो अगला विशेषता देखेंगे, बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए नगद मजदूरी में कटौती एक प्रभावी उपाय। अगर आप मजदूरी दर में कटौती कर दीजिएगा, मतलब कि वेज में कमी कर दीजिएगा, लेबर को कम पैसा दीजिएगा, तो कॉस्ट कम आएगा। अब कॉस्ट कम आएगा तो वस्तु सस्ता हो जाएगा, और वस्तु सस्ता हो जाएगा तो उसका मांग बढ़ जाएगा, और जब मांग बढ़ जाएगा तो पूंजीगत वस्तु जो यूज हो रहा था, इस मांग को पूरा करने के लिए वो बढ़ जाएगा। अब पूंजीगत वस्तु का मांग बढ़ गया, यानी कि जिस चीज का उत्पादन करना हो उसके लिए हम लोग को लेबर भी चाहिए, तो यहाँ पे रोजगार ज्यादा लगाना पड़ रहा होगा, और रोजगार ज्यादा लगाने के बाद पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि नगद मजदूरी में कटौती करते हुए मजदूरी दर में कमी से उत्पादन लागत घटता है, वस्तु सस्ती होती है और मांग बढ़ जाता है। इसके रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है।
तो ये एक प्रमुख विशेषता थी। फिर आठवां हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था स्वचालित संतुलन की अवधारणा मौजूद होती है, जिसके अनुसार बाजार तंत्र स्वयं समायोजित कर संतुलन स्थापित करते हैं। मतलब कि बिना सरकार के हस्तक्षेप के बाजार में, हमारी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाएं, सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, संतुलन की स्थिति में होती है, ये कहना था। तो हम लोग रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत का मेन व्याख्या, विशेषता, मान्यता सारा देख लिए हैं। अब हुआ क्या कि 1930 में ये तो कह रहे थे अति उत्पादन संभव नहीं है, लेकिन 1930 में मंदी आ गई। अब मंदी में आपको पता है कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है सब मंद हो जाते हैं। मंदी का मतलब क्या होता है कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारी आर्थिक क्रियाएं मंद हो गई। अब जब मंद हो गई, सारी आर्थिक क्रियाएं कम हो रही हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, तो आगे जाके उत्पादन कहाँ खरीदेंगे? वो किसी भी चीज का उपभोग कम करेंगे। अब उपभोग कम करेंगे और चूंकि हम लोग उत्पादन कर रहे थे, तो ऐसे कंडीशन में उत्पादन पड़ा रह जाएगा, प्रोडक्शन पड़ा रह जाएगा, तो अति उत्पादन वाला स्थिति उत्पन्न हो गया। तो देखा गया कि ये जो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये उस अवधारणा को पूरा नहीं कर रहा है। तो उसके बाद 1936 में जॉन मर्नार्ड किन्स अपनी एक पुस्तक थी द जनरल थ्योरी, उसमें इस पारंपरिक विचारधारा का एकदम घोर आलोचना की है और कुछ बातें बोली कि नगद मजदूरी में कटौती से बेरोजगारी का प्रभावी समाधान नहीं है। मतलब अगर लेबर को कम पैसा दीजिएगा तो उसके कटौती से बेरोजगारी का प्रभावी समाधान प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुद्रा की सट्टा मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिससे आर्थिक अस्थिरता की संभावना बनी रहती है। क्योंकि हम लोग मान के चले थे कि मुद्रा का केवल विनिमय होता है, लेकिन उसको सेविंग भी करते हैं। मुद्रा की मांग, सट्टा मांग, विनिमय का भी माध्यम के साथ साथ उसको सेविंग कर रहे हैं, सट्टा में लगा रहे हैं। फिर है बचत और निवेश के बीच समानता केवल आय के माध्यम से संभव होती है, ना कि स्वतः संतुलन के माध्यम से। जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उसके बीच समानता आय के माध्यम से संभव होती है, ना कि स्वतः संतुलन के माध्यम से। पूर्ण रोजगार की अवधारणा अवास्तविक अवधारणा है। फुल एम्प्लॉयमेंट की अवधारणा अवास्तविक है। पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा भी अवास्तविक है। और जो सबसे प्रमुख आलोचना है, से का बाजार नियम की मान्यता को व्यवहारिक रूप से त्रुटिपूर्ण माना गया। क्योंकि से का जो नियम है, लॉ है, वो क्या बोला था? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। अब यहाँ पे आप पूर्ति करने के चक्कर में बहुत ज्यादा उत्पादन कर दिए, लेकिन सब इकोनॉमिक एक्टिविटी मंद है, कम हो रहा है, तो लोग जाके उस उत्पादन को खरीद नहीं रहे हैं, तो आपका जो दिया हुआ थ्योरी है वो गलत हो जाता है। तो इन सब चीजों को आलोचना के साथ जॉन मर्नार्ड किन्स ने द जनरल थ्योरी बुक में अपनी नई थ्योरी दी, अपना नया सिद्धांत दिया, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के रूप में देखेंगे।